हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारे क्लास 10th की बेटा फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना। और आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा क्लास 8th में भी हल्का सा पढ़ा होगा। क्लास 8th में भी ये थोड़ा सा रहता है जिसमें आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बट क्लास 8th में बेटा इसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं रहता है। क्लास 10th में बेटा आप न्यूमेरिकल पार्ट भी पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। और बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेटा घटनाएं होती हैं, कुछ इवेंट होती हैं, है ना। बड़ी मजेदार इवेंट होती हैं। उन इवेंट को भी आपको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक को, टॉपिक में आपको जो कवर करने हैं वो रिफ्लेक्शन है, फिर स्फेरिकल मिरर है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बहुत बड़े लेवल पे, फिर मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि मिरर मिरर से इमेज जो बनती है वो कितनी दूर पे बनेगी। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्शन का पूरा यहाँ तक चलेगा रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक चीज इसमें छूट गई है, हाँ मैग्निफिकेशन भी हो गया क्लियर। फिर इसके बाद है रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन किससे होगा, लेंस से होता है। और थोड़ा सा प्रिज्म आएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ेंगे, एंड लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। और इस तरीके से हमें टोटली दो पार्ट कवर करने हैं इसमें। एक तो हमको लेंस कवर करना है, एक हमको मिरर कवर करना है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर है ऑप्टिक्स का जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेटा उसमें ये प्रिज्म आपको दिख रहा है, तो ये प्रिज्म आपको इस तरीके से आएगा। तो ये बेटा प्रिज्म इस टाइप का होता है, 3D शेप होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि जब प्रिज्म में, है ना, जो रे होती हैं ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती हैं। और बता सकते हो आप लोग 7 कलर में स्प्लिट होने की घटना को क्या बोलते हैं? पता है आप लोग को? स्पेक्ट्रम बेटा, ये बैंड आया है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैंड आया है बेटा, ये अलग अलग कलर का बैंड है ना। तो ये जो पूरा का पूरा बैंड बना है बेटा 7 कलर का, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मगर मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि बेटा ये जो घटना हो रही है कि लाइट की एक रे आई है और वो 7 कलर में टूट गई है, यहीं से टूट जाती है, यहाँ ज्यादा फैल जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, 7 कलर में टूटने को? पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। इसको डिस्पर्सन बोलते हैं ना। जैसे आपके स्कूल में असेंबली होती है, तो असेंबली होने के बाद जब पूरा हो जाता है तो टीचर क्या बोलते हैं, डिस्पर्स। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स, मतलब फैल जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा डिस्पर्सन बोलते हैं ना। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा फर्क है देखिए, एक में एल आता है, एक में आर आता है। तो सुनिएगा ध्यान से, हम पहले पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन और बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन, ऑल यू नो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई लाइट होती है, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ शाइनी स्मूथ सरफेस। दो वर्ड मैंने यहाँ पे कहे हैं, शाइनी। क्या बोले मैंने? शाइनी यानी कि चमकदार, चमकदार। एंड दूसरा कहा है मैंने स्मूथ, है ना। दूसरा मैंने कहा है स्मूथ। तो अगर आप स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस से टकराएगी लाइट, सवाल उठता है कि क्या रफ सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा? होगा, मगर रफ सरफेस का रिफ्लेक्शन उतना एफिशिएंट नहीं होता, उतना जबरदस्त नहीं होता है। समझ गए? स्मूथ सरफेस का रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है। तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ शाइनी स्मूथ सरफेस, इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट केम। तो वर्ड यहां पे रखिएगा, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम। बेटा यहाँ पे ये वर्ड बहुत सेम मीडियम इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अगर आती है तो ये सेम मीडियम वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर यही देखेगा कि इसने मीडियम क्या लिखा है, सेम लिखा है कि अपोजिट मीडियम लिखा है कि क्या लिखा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में बेटा मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाइट जिस जगह पे आ करके पड़ती है वो पॉइंट होता है। ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब बेटा इंसिडेंट पॉइंट से आप एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ले लो। क्या ले लो? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जाती है, वो क्या होती है? नॉर्मल। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। नाउ सब कंसीडर दिस इज अ इंसिडेंट रे। यस, इंसिडेंट एट अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सो बेटा जितना एंगल आपका बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड विद अ नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। व्हाट इज कॉल्ड? इंसिडेंस एंगल, और इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस बेटा, जितने एंगल पे ये लाइट आएगी ठीक उतने एंगल पे ही ये लाइट वापस
चली जाएगी। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्लियर की नॉट क्लियर? बेटा अगर ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ओके, ये वाला कितना होगा बेटा, 90 माइनस आर, वाई, बिकॉज दिस टोटल इज इक्वल टू 90, और 90 में आर कट गए तो दिस विल बी 90 माइनस आर एंड दिस इज इक्वल टू 90 माइनस आई, एंड 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर। ये जो एंगल है 90 माइनस आई, ये किसके साथ है, सरफेस के साथ, किसके साथ है, और ये एंगल जो बन रहा है किसके साथ है, नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल। तो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये है, आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग प्लेन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द रे इंसिडेंट टूवर्ड्स द point of incident is called incident ray and this is called reflected ray. Clear? Clear की not clear? बेटा लाइट देखो इस प्लेन में आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी एक प्लेन बन रहा है, यस ये भी एक प्लेन बन रहा है जिसमें लाइट आ रही है और जा रही है, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट ऐसी आई और ऐसी गई, तो इसको कवर करते हुए एक प्लेन बन सकता है, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर की नॉट क्लियर? सो ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप घर में लेजर लाइट लेकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। आप इधर से एक एक पर्टिकुलर एंगल से आप कांच में लाइट यदि फेंकेंगे तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। सो वी हैव द रूल्स, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड रूल, द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence and reflected ray all lying on the same plane. Yes, we are talking about this reflected plane. Yes, ये देखिए इसी में इंसिडेंट रे है, इसी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इसी में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं। बताओ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं। यस, बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बेटा प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, आइए इसको देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन की। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो बेटा ये आपके पास में ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ। ओके, प्लेन मिरर में बेटा पीछे की ओर एक लेयर पोती जाती है जिससे कि आगे का पार्ट जो होता है बिल्कुल चमकदार मिले। तो ये जो लेयर होती है यदि आपसे कोई पूछ ले ये क्या होती है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड। क्या होती है, हाँ, तो यहाँ पे बेटा सिल्वर ऑक्साइड की परत यहाँ पे पोती जाती है, ठीक है ना। सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे पोता जाता है। देख लो बेटा, मान लो अगर आपके पास में यहाँ पर कोई ये इसका एक्सेस समझ लो बेटा, इस तरीके से ये समझ लो ऐसा एक्सेस है, हाफ ऑफ द लेंथ के ऊपर मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, हाफ ऑफ द लेंथ में ये वाला पार्ट ए है बेटा इसका, और ये वाला पार्ट जो पिन है इसका पार्ट क्या है बेटा, बी है। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो कैसी बनेगी, याद रखिएगा प्लेन मिरर ऑलवेज आपका देता है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज देगा बेटा, वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर आपका वर्चुअल इमेज देगा और इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, आपकी साइज भी इक्वल देगा। और याद रखना कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर है मिरर के सामने तो आपकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी बेटा, एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगी। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? तो आपकी इमेज जो है वो एक्स डिस्टेंस पे बनेगी। यस, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। क्लियर हो गया? तो कैसी इमेज बनेगी बेटा प्लेन मिरर में, हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज बनेगी इक्वल इन साइज एंड सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। समझ गए? मिरर से सेम डिस्टेंस पे बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इक्वल इन साइज बनेगी। और जैसे मिरर आपका अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर आगे है मिरर के सामने, तो पीछे भी कितनी इमेज बनेगी, 2 मीटर पीछे ही बनेगी। अब इस बार प्लेन मिरर पे एक क्वेश्चन आया था 2026 में, ठीक है ना। 2025 का पेपर 6 बोल गया गलती से, तो 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसको बहुत बच्चों ने गलत कर दिया प्लेन मिरर का। क्या क्वेश्चन था, उन्होंने ये कहा कि आपके पास में एक प्लेन मिरर है,
ठीक है। और एक प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने मीटर पे? 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब कह रहा है, अब ये बताओ 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये कहना है इनका कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पीछे चला जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर और इधर आगे फॉरवर्ड की ओर चला जाता है, यस, तो बताइए आपको कि पुरानी वाली इमेज से नई वाली इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? पुराने वाले इमेज से नए वाले इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? मतलब चलिए, पुराने वाले इमेज से बहुत बच्चों ने जवाब दिया 7 मीटर। चलिए ये देखिए बेटा, ये ए है और ये क्या है? बी है। अब ये बताइए, अगर ये 5 पर बन रहा है तो बेटा पुरानी वाली इमेज कितने पे बनेगी बताइए? 5 पे। तो ये बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा क्या? बी डैश। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? मैंने सवाल क्या पूछा, आपने ध्यान दिया है? ओल्ड इमेज और न्यू इमेज के बीच की दूरी। ओल्ड इमेज और न्यू इमेज के बीच की दूरी। आप लोगों ने जवाब दिया है 7 मीटर। देखते हैं, 3 दे दिया। चलो 3 भी सुन लिया मैंने। बेटा ये अपने पास में ये इधर आ चुका है ए डैश बी डैश। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 2 मीटर इधर की ओर जाएगा, आगे जाएगा, तो इधर नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, मान लो ये है अपने पास सी डी, तो यहाँ पर जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी 2 मीटर पीछे हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 5 मीटर है और यहाँ पर ये 2 मीटर और पीछे हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? सी डैश डी डैश। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? पुरानी वाली इमेज और नई वाली इमेज के बीच की दूरी। आंसर कितने मीटर? 2 मीटर। कितने मीटर? 2 मीटर। भैया आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर आप 2 मीटर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भी तो इमेज कितने शिफ्ट हो जाएगी? 2 मीटर ही पीछे हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने डिस्टेंस जो है ओरिजिन से निकाल के रख दी, मतलब सेंटर से, और जब मिरर से, जबकि पूछा मिरर से नहीं गया था। उन्होंने कहा था वो दोनों इमेज आपस में जो बन रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालो। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन किससे किससे डिस्टेंस आपकी मांग रहा है। एक चीज और बच्चों, मिरर में आपको एक और चीज देखने को मिलती है। मिरर के सामने यदि खड़े हो जाएं तो आपको मिलेगा एक इवेंट देखने को, जिसको बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। यस, LATERL, लेटरल इन्वर्जन। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने मिरर के सामने, ये मिरर है आपके पास में, ओके, और मिरर के सामने आपने यदि यहाँ पे बनाया है पी, ये शब्द क्या बनाया आपने? पी। तो बताइए मिरर के इधर की तरफ आपको कैसा पी मिलेगा? ये वाला पी मिलेगा या सेकंड वाला पी मिलेगा? सेकंड वाला, बिल्कुल सही। मतलब ये आपकी ये वाली कुछ इवेंट हो रही है बेटा। तो आप देख रहे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो लेग था बेटा, इधर पे यदि देखा जाए तो अपने हिसाब से बेटा ये वाली चीज पी का ये जो सिर है ये राइट में है, और ये जो लेग में है ये किस में है बेटा? लेफ्ट में है। ये आपके दाहिने हाथ में है, मतलब राइट में है, और ये डंडा किस में है? लेग है ना, लेफ्ट में है। जब आप इसको मिरर के सामने रखेंगे तो राइट वाला पार्ट किस में चला जाएगा? लेफ्ट में। और लेफ्ट वाला पार्ट किस में चला जाएगा? राइट में। क्लियर हो गया? तो जब आप मिरर में देखते हैं ना, तो आपकी दाईं आंख बाईं हो जाती है और बाईं आंख दाईं हो जाती है। इस इवेंट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है ना? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है लेटरल इन्वर्जन का। और यही कारण है बेटा कि जब आप लोग देखते हैं एम्बुलेंस में, वो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो सीधा नहीं लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। क्या लिखा होता है ना? तो एम्बुलेंस जो हुआ करता है वो लेटरली इन्वर्टेड करके लिखा हुआ होता है। हाँ, तो आपको इस गलत तरीके से ऐसा लिखा होता है कि आप, ठीक है ना, कि आपको दिक्कत हो समझने में। तो जैसे ये आपका ए है, तो ये ए है। अब देखिए ये ए है, ये एम है, एम तो सिमेट्रिक है, बट बी सिमेट्रिक नहीं है। तो बी कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आप इसको पलटेंगे, जब आपके मिरर में ये दिखाई देगा, तो ये बी जब आपके रियर व्यू मिरर में दिखाई देगा तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर?
है ना। तो जब आप मतलब कहने का मतलब है जब गाड़ी चलती है तो उसके साइड ग्लास में दिखता है ना, तो पीछे उल्टा रहेगा, ये एम्बुलेंस पीछे आ रही है तो उल्टा रहेगा, तो इसमें क्या दिखाई देगा, एकदम सीधा दिखाई देगा। अब बट यदि यहाँ पे ये एम्बुलेंस लिख देते तो इनको ये उल्टा ही दिखाई देता। क्लियर होता कि नहीं होता। तो इसलिए हमेशा एम्बुलेंस में उल्टे तरीके से मतलब ऑलरेडी इन्वर्टेड करके लिखा जाता है। हाँ, कहीं भी लगाए वो तो चिपका देंगे स्टिकर। हाँ, उल्टा करके बिल्कुल सही, है ना। तो उसको लेटरली इन्वर्टेड करके ही वो लोग एम्बुलेंस वाले लगाते हैं, जिससे कि आगे जो गाड़ी होती है उसको वो सही दिखाई दे, क्योंकि आगे वाली गाड़ी जो होता है एम्बुलेंस को वो सबसे पहले अपने मिरर में देखेगा, है ना, और मिरर में देखेगा तो उसे तुरंत दिखेगा अरे एम्बुलेंस लिखा हुआ है, तो वो रास्ते में जाने देगा उनको। एनीवे, आइए देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर है, हमने आपको बताई। बताइए सबसे पहली इमेज क्या बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल। और याद रखिएगा बेटा, वर्चुअल इमेज वो होती है जिसे आप विदाउट स्क्रीन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप विदाउट स्क्रीन प्राप्त कर सकते हैं। अब स्क्रीन का मतलब क्या है बेटा, जैसे आपके हाथ में लेजर लाइट है और लेजर लाइट की लाइट आप जो है या तो दीवार में या कहीं पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सरफेस ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन। बोलिए, क्लियर हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन। बट आपने देखा होगा कि पानी में आप अपनी इमेज को देख पाते हैं। पानी कोई सरफेस नहीं है, पानी कोई स्क्रीन नहीं है, समझ गए ना। तो आप पानी में मतलब विदाउट स्क्रीन भी आप अपनी इमेज देख पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इस इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज होती है बेटा, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट। कैसी बनती है, इरेक्ट, यानी कि सीधी। याद रखिएगा, ये कभी भूलिएगा मत बेटा, जितनी भी वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा सारी की सारी इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा था वर्चुअल, एक और वर्ड लिख देता हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जी बोलिए। हम्म, हाँ बताते हैं बेटा। लेजर लाइट आंख में मारने में इसलिए मना करते हैं बेटा, क्योंकि जो लेजर लाइट, जो लेजर निकलता है, लेजर लाइट के बल्ब से जो बेटा लेजर निकलता है वो नंबर वन होता है हाई इंटेंसिटी। क्या होता है, हाई इंटेंसिटी। क्लियर। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोग को, आपने पूछा है तो बेटा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वाइब्रेशन कितना तगड़ा है ना, वाइब्रेशन कितना तगड़ा है। तो बेटा जो लाइट वेव होती है उसके वाइब्रेशन बेटा कुछ ऐसे हुआ करते हैं, है ना। और ये जो वाइब्रेशन होता है बेटा इसको बोलते हैं मैक्सिमम वाइब्रेशन। इस मैक्सिमम वाइब्रेशन को ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी हाई है मतलब ये हाई है, और अगर इंटेंसिटी हाई है इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी क्या रहा होगा, बहुत हाई रहा होगा। क्लियर हो गया। इंटेंसिटी हाई है और एम्पलीट्यूड भी बहुत हाई रहा होगा, मतलब जो लाइट का सिग्नल है उसके जो वाइब्रेशन है बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन के हैं। समझ में आ गया, बहुत पावरफुल। जब ये आपकी आंख में जाएंगे ये वाइब्रेशन बेटा, तो आपकी आंख के जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो बेटा जब ये बहुत तगड़े वाइब्रेशन आपकी आंख में इंटर करेंगे तो क्या करेंगे, आपके मस्कुलर टिश्यू को भी उठा पटक करेंगे, ऊपर नीचे, समझ गए ना, वाइब्रेट करेंगे बहुत तेजी से, समझ गए। और जब वो टिश्यूज आपके आंख के बहुत मुलायम टिश्यूज हैं, बहुत डेलिकेट टिश्यू है, अगर वो बेटा अप एंड डाउन हुए तो पता चला उन्होंने अपने मसल को तोड़ दिया, समझ गए, मसल को तोड़ दिया। फिर वो मसल जोड़े से भी नहीं जुड़ेंगे, गॉड गिफ्टेड है वो मसल सारे, है ना। फिर उसके बाद सर्जरी करानी पड़ेगी, तमाम दुनिया की चीजें होंगी, क्योंकि वाइब्रेशन इसका बहुत तगड़ा था। इसलिए लेजर लाइट को किसी के भी डायरेक्ट आंख में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा जो हमारा स्किन टिश्यू होता है ना, स्किन का टिश्यू बेटा रिजिड होता है, मजबूत होता है। तो स्किन का टिश्यू बेटा आप स्किन पे यदि लाइट डालेंगे तो वो झेल लेगा, समझ गए ना। स्किन तो आपके हाथ के डैम्प को तक सह लेती है, आपने किसी ने चांटा मारा तो स्किन सह लेगी, मगर आंख नहीं सह पाएगी, आंख जो है नहीं सह पाएगी, तो और रेडिएशन आएगा और आंख को खराब कर देगा। इसीलिए लेजर लाइट को डायरेक्टली नहीं डालते। चलिए आगे, दूसरी बात हमने बताई फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, ये भी देख लिया आपने। तीसरी बात बताई सेम साइज, और क्या, लेटरली इन्वर्टेड। ये देखिए एफ इधर है तो इधर का एफ बन रहा है, तो ये है मेन प्रॉपर्टी आपकी
प्लेन मिरर की लिखने को आता है एग्जाम में कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लें। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा बच्चों, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, और इसको बहुत अच्छे से समझिए स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइन मिरर होते हैं। अभी हमने देखा पहले प्लेन मिरर, अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर सबसे पहले बनाए कैसे जाते हैं उस प्रोसेस को समझ लो तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आपके पास में स्फेरिकल मिरर है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। एक आप जो है एक सर्कुलर कांच की बॉल ले लीजिए, तो ये आपने जो है कांच की बॉल ले ली ठीक है ना। अब आपको इसको कलर करना है। अब आपने यहाँ पे कांच की बॉल ले ली और आपको इसके ऊपर जो है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक ना, आपको इसके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड की जो है कलर करनी है, परत बनानी है। दो तरीके हैं बेटा, आप परत बाहर से बना सकते हो, तो आपने क्या किया सिल्वर ऑक्साइड ले लिया और इसके बाहर से आपने जो है इस पे कलर कर दिया, सिल्वर ऑक्साइड पे बाहर से आपने कलर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए आपने इसके बाहर से कलर कर दिया, ये आपने इसके बाहर से कलर कर दिया। और दूसरा तरीका ये है कि आप अंदर से भी कलर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर से भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए जो है दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा वाला होगा, बाहर वाला कि अंदर वाला। अंदर वाला, क्योंकि बाहर तो पॉलिश है, बाहर तो पॉलिश है और पॉलिश सिल्वर जहां चमकेगा उल्टे तरफ दिखाई देगा कांच में। कांच में आपने एक तरफ सिल्वर पोत दिया है तो उधर वाली जो सरफेस होगी क्या होगी, चमकदार होगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर वाला है, और यू कैन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, बोलो कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर दबा हुआ है। बेटा अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, केव, कॉनकेव। केव मतलब गुफा। तो देखो अंदर यहाँ गुफा बन रही है, इसमें बैठ सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर का कि अंदर का है, बाहर का है। तो हियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ठीक है। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो गोले हैं अभी, है ना। अब यहाँ इस गोले से मैं मिरर को कट कर रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ से मिरर को कट कर दिया, यहाँ से मैंने आरी ब्लेड ले ली और मैंने मिरर को कट कर दिया। ये देखिए आरी ब्लेड लेकर के मैंने मिरर को कट कर दिया, और मिरर कट करने के बाद मैंने ये मिरर यहाँ से अलग कर लिया। ये देखिए अलग कर लिया ये मिरर। तो यहाँ पे क्या है, बाहर पॉलिश है, बाहर पॉलिश है, ठीक है। हाँ, तो बाहर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिश्ड सरफेस। बाहर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, पॉलिश सरफेस। और अंदर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया। और ये जो हिस्सा आपका टूट करके आया है ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। अब ये मिरर है, पहले भाई इसमें लाइट आप कहां से भेजते, भेज ही नहीं सकते थे, क्योंकि लाइट तो अंदर रिफ्लेक्ट होनी थी। तो अब ये मिरर है बिकॉज आप इसमें लाइट भेज सकते हैं, ओके। तो व्हाट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल। ये दोनों ऊपर स्फेरिकल मिरर है, या कॉनकेव मिरर इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, है ना, या और इन इनसाइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी अंदर की ओर होती है, समझ में आ गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, या इसी को आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड इनवर्ड, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब बेटा दबी हुई, डिप्रेस मतलब दबी हुई, डिप्रेस्ड इनवर्ड, डिप्रेस्ड इनवर्ड, अंदर की ओर दबी हुई होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर।
क्लियर हो गया। अब बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा हर स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सुनिएगा इस लाइन को, हर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर या हर स्फेरिकल मिरर एक गोले का भाग होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? यस, गोला मतलब बेटा ये स्फेरिकल मिरर। जैसे ये आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है। क्लियर हो गया। अब ये बताइए ये कॉनकेव मिरर किसी स्फेयर का भाग है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये एक स्फेयर का भाग होगा। ओके, सो योर मिरर वाज अ पार्ट ऑफ सम स्फेयर, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फेयर का सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो हर रिफ्लेक्टिंग मिरर का आपको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे। ओके, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, हमने कॉनकेव की देख ली बात, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। चलिए कॉन्वेक्स में देखते हैं, अगर हम मिरर को इस तरीके से काट देते, यहां से कट कर दिया हमने। ओके, तो हमको यहाँ पर इसका एक पार्ट निकल करके मिल जाता, एंड दैट इज कॉल्ड, ये देखिए, अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, एंड इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज आउटवर्ड, बल्ज मतलब बाहर निकला हुआ। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and the inside is polished surface। देखिए, और अब आपके पास में ये जो है इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, कॉन्वेक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज व्हाट, बल्ज आउटवर्ड, BLDGE आउटवर्ड। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकली हुई है। क्लियर हो गया। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड। ये कहलाएगा आपका कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब बताइए मुझे कि कॉनकेव मिरर में यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट साइड, जहां पे ये दबा हुआ है, और यहां पे कितना इधर होगा, समझ रहे हैं? तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग दिशा में है। चलिए पढ़ते हैं अब। ये कंप्लीट हो गया। अब टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर देखते हैं। अब हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स देख लिया है। अब टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर देखो बच्चों, मिरर का एक सेंटर पॉइंट होता है। मिरर का जो टोटल मिरर का आपका पार्ट होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट। तो मिरर का ये सेंटर पॉइंट होता है बच्चों, ये जो सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पोल। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल मिरर के एकदम जो आपने मिरर की लेंथ ली है उसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड पोल। तो ये पॉइंट जो होता है सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो चीजें आपको पता है, एक तो मिरर का आपको पोल पता है, जैसे आपने ये मिरर काट लिया, ठीक है ना, तो मिरर का आपको एक तो पॉइंट पता है कि इसका सेंटर पार्ट ये है, दिस इज कॉल्ड पोल। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये किस, इसका सेंटर कहाँ पे है इस पार्ट का, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती हुई इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। So yes, the line, this line that joining the center of curvature with the pole is called principal axis। आप ये मत बोल दीजिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन, नो। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का एक फिजिकल पॉइंट है, एंड पोल मिरर का एक फिजिकल पॉइंट है। उन दोनों फिजिकल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस हार्ड सरफेस इज कॉल्ड पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश्ड है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां से देखिए, यहां से लाइट रेज इंसिडेंट होंगी क्योंकि ये रिफ्लेक्शन यहीं से होना है। ये हार्ड सरफेस है दैट इज कॉल्ड पॉलिश्ड, और ये वाला रिफ्लेक्टिव है। और ये देखिए ये हो गया इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी। क्लियर है बच्चों? ये लाइट रे इंसिडेंट होगी। सो ये ओवरव्यू होगा कॉनकेव मिरर का एंड कॉन्वेक्स मिरर का। अब आइए पढ़ते हैं पोल की डेफिनेशन। व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यदि डेफिनेशन आए पोल की, व्हाट इज पोल? सो पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट आई टोल्ड यू कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो आपके पास में स्फेरिकल मिरर है, वो जिस स्फेयर का टुकड़ा होता है उस स्फेयर का सेंटर, उस स्फेयर का सेंटर, द सेंटर ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट। अच्छे से इस लाइन को समझो। द सेंटर ऑफ द स्फेयर, उस गोले का सेंटर, विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट, है ना, जिसका वो हिस्सा है, जिसका वो हिस्सा है, is called center of is called center of curvature. The distance between C and O is called radius of curvature. This is also important बेटा। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ऑब्वियसली बेटा क्या कहलाएगी? रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। बट अब ये रेडियस गोला नहीं है, दिस इज सम कर्वेचर, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये पार्ट है तो इसको आप रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर की नॉट क्लियर? अच्छा एक बात बच्चों याद करिए, सर्कल आपने पढ़ा है, सर्कल में ये सेंटर था और ये रेडियस थी, राइट? अगर आप यहां पर, अगर आप यहां पर कोई टेंजेंट खींच देते थे तो ये एंगल कितने डिग्री होता था? 90 डिग्री। क्लियर की नॉट क्लियर? कितने डिग्री होता था? 90। मतलब एक बात याद रखना कि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कितनी भी रेज होंगी वो सब की सब स्फेयर पे या मिरर पे कितने डिग्री पर इंसिडेंट होंगी? 90। यस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जितनी भी रेज होंगी वो सब की सब कितना एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री एंगल। मिरर पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री। ये चीज आपको बहुत काम में आने वाली है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो कितने डिग्री एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? चलिए इसी बात पर एक सवाल हो जाए, इसी बात पर एक सवाल हो जाए कि अगर ये बताइए कि ये आपके पास में प्लेन मिरर है, ये आपके पास में कैसा मिरर है? प्लेन मिरर, और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। अगर इसी नॉर्मल के ऊपर एक लाइट रे आ रही है, ये आ गई, इंसिडेंट हो गई, तो पहला सवाल है मेरा व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा सवाल व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा मुझे ट्रेस करके बताइए कि रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ कैसा होगा। बताइए आई कितना है? आई कितना है? एक ने कहा 90, बिल्कुल। हाँ क्या बोल रहे हो? 0 डिग्री। देखिए तो आई बिल्कुल 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप नॉर्मल के साथ एंगल ले रहे थे और आप नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट्स हो गए। अगर आपका एंगल थोड़ा सा बढ़ता तो मैं कहता 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे होता 9, है ना? हाँ तो बट अभी आपका एंगल उसी के ऊपर आ गया, तो बोलो आई कितने डिग्री? 0। तो आर भी कितना होगा? 0 होगा। तो ट्रेस कैसा बनेगा? बिल्कुल जैसे लाइट आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि आई भी 0 है और आर भी 0 है। चलिए एक पार्ट तो आपने बिल्कुल सही बताया। अब इसी चीज को हम बता रहे हैं स्फेरिकल मिरर में। ये देखिए स्फेरिकल मिरर है और यहाँ पर हमने कौन सा मिरर लिया? बताओ, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? बिल्कुल गलत, ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है, क्योंकि अंदर का सरफेस दबा हुआ है ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ है मतलब गुफा बन रही है, दैट इज केव। ये कॉनकेव है। बेटा ये देखो ध्यान से, ये आपके पास में इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर की नॉट क्लियर? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया है, थोड़ा सा ऊपर बनाना था, सेंटर पार्ट से जाना चाहिए, है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। सो इसको मैं एक बार फिर से ऐसे करके दोबारा बना देता हूँ। चलिए तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां से जाएगा फ्रॉम पोल। ओके, सवाल मेरा ये है कि एक लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट होती है। ओके, तो मुझे बताना है आपको कि इस केस में आई की वैल्यू कितनी है?
आर की वैल्यू कितनी है, और बताइए रिफ्लेक्टेड रे किस के कैसे जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, बताइए आई कितना है। चलिए आई इन्होंने कहा 90 डिग्री, ठीक है। आर कितना है 90, और लाइट कैसे जाएगी, बाउंस बैक नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। अच्छा उल्टे चले जाएगी पीछे, तो फिर कैसे जाएगी, पीछे चली जाएगी, मतलब बाउंस बैक तो पीछे ही चली गई ना, यही तो हुआ भाई। बाउंस बैक का मतलब टकरा के वापस चली जाएगी, तो बाउंस बैक का मतलब तो पीछे ही हुआ। चलिए देखिए, देखते हैं आई की वैल्यू कितनी है, देखो। हाँ कैसे जाएगी, मुड़ के, जंप करके। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है चलिए देखते हैं कैसे होगा। हाँ भाई देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आई कितना है, आई कितने डिग्री है 90, क्या सब लोग एग्री है 90 से। देखिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन जो होती है वो मिरर पे कितने डिग्री बनाती है 90। अभी मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर आप जो देखेंगे और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री होता है 90। तो मुझे बताओ क्या यही जब मिरर पे यही 90 डिग्री बन रहा है तो क्या यही नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, भाई मिरर पे 90 डिग्री ही तो मिरर का नॉर्मल है, तो क्या यही नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ यही नॉर्मल हुआ। और जब आपकी लाइट नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है आपकी लाइट, इसका मतलब आई बराबर कितना हुआ, और मिरर के लॉ से आई बराबर 0, तो आर बराबर भी कितना होगा 0, आर भी कितना हो जाएगा 0, मतलब लाइट इसी के ऊपर आई है और इसी के ऊपर वापस चली जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आएंगी वो वापस चली जाएंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर का सेंटर है, और मिरर के सेंटर से एंड को ज्वाइन करने वाली हर लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्या होती है, नॉर्मल। चलिए एक और सवाल बताइए, अगर मैं यहां से एक रे पास कर दूं इस तरीके से, ये रे हमने पास कर दी भाई साहब, ये बताइए। अब बताइए ये रे का क्या होगा, ये रे कैसे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, पीछे मुड़ के ऐसे हो जाएगी, या क्या होगा उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, बताइए क्या होगा इसका। ये रे दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये रे इस तरीके से जा रही है अंदर की तरफ मिरर में। बताइए इसमें, बताइए आई की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी। हाँ बताइए आर कितना है, आई कितना है 90 कह रहे हैं आप लोग। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया, सेंटर से कोई भी लाइन अगर सरफेस पे आएगी तो वो सरफेस पे कितने डिग्री होगी 90 डिग्री, मतलब ये भी क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अब जब जब लाइट इसी के अलोंग आ रही है, नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, तो आई बराबर कितने डिग्री, और आई 0 तो आर भी कितना 0, मतलब लाइट जो है उसी पाथ को वापस हो जाएगी। ये दो रूल भूलोगे तो नहीं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे कोई पूछे कि बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट वापस क्यों जाती है, तो क्या है वो नॉर्मल है, क्या है वो नॉर्मल, और नॉर्मल से जो 0 डिग्री एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री पे वापस आएगा, इसलिए वो वापस आ गई। सो ये रूल है ना। चलिए सो देखते हैं अब, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी। क्लियर कि नॉट क्लियर, ओके। बात करते हैं अगली अगली चीज की बात करते हैं। देखिए अगला पैरामीटर क्या है, अगला पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है अपर्चर। क्या नाम है बच्चों, अपर्चर। तो अपर्चर देखिए क्या होता है, ये देखिए बेटा, ये जो मिरर की एंड टू एंड लेंथ होती है, एल से लेके एल डैश मान लो या एल से लेके एम मान लो, सो दिस इज एंड टू एंड लेंथ ऑफ अ मिरर। मिरर का मुंह कितना बड़ा हुआ है, ये देखिए, दिस इज एंड टू एंड लेंथ, इसको बोलते हैं हम एपर्चर। आपने कैमरे में देखा होगा, जब आप कैमरा कभी चलाते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल में जब आप कैमरा ओपन करते हैं और चलाते हैं, और इस बटन के बाद यहाँ पे एक ऑटो फोकस मोड आता है, और आप जैसे ही यहाँ पे टैप करते हैं तो एक ऐसे बन करके आता होगा, इस टाइप से आता है कि नहीं आता है, हाँ। तो ये इस टाइप से बन के आया हुआ करता है। तो आप इसको यदि ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, अगर आप इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ती है कि घटती है, और नीचे की तरफ करते हैं तो ब्राइटनेस क्या होती है, घटती है। जब आप कम लाइट में
जब आप कम लाइट में होते हैं तो वो ऊपर वाला बटन आप प्रेस करते जाते हैं तो पता है आपको क्या होता है, जो आपके पीछे यहाँ मोबाइल में पीछे साइड कैमरा लगा हुआ है बेटा, उस कैमरे का शेप जो होता है, जो इतना पिन पॉइंट कैमरा होता है बेटा, इस कैमरे का जो शेप है वो बड़ा होता जाता है। और मतलब इसका शेप बड़ा होता जाएगा, मतलब ये जो मिरर है इसके अंदर, उसका एपर्चर बड़ा होता जाएगा। और एपर्चर जितना ज्यादा होगा, बाहर से लाइट उतनी ज्यादा आएगी और आपको और ब्राइट इमेज मिलेगी। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। तो जब आप कैमरे में वो प्लस 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 करते हैं तो आप उसका एपर्चर इंक्रीज करते हैं। तो व्हाट इज एपर्चर, इफेक्टिव, व्हाट यू कैन से, या एंड थ्रू एंड लेंथ, एंड टू एंड लेंथ ऑफ मिरर, ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। बेटा एपर्चर लेंस में भी होता है, एपर्चर मिरर में भी होता है। जब आप लेंस की बात करोगे तो लेंस देखिए, कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनेगा। दैट टाइम बेटा ये जो लेंथ बनेगी यहां से यहां तक की, ये क्या कहलाएगी, लेंथ की एपर्चर की। ठीक है बेटा, उस समय ये लेंस का एपर्चर कहलाएगा। दिस वाज एल एल डैश, तो ये जो लेंथ कहलाएगी एपर्चर कहलाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फोकस। ओके, फोकस कह लो या फोकस पॉइंट कह लो बच्चों, बात एक ही है, क्योंकि ये मिरर का एक पॉइंट होता है। अब आइए समझिए इस बात को। ये देखिए बेटा, ये आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है। बहुत अच्छी डेफिनेशन बता रहे हैं। और ये कॉनकेव मिरर के बाद ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए ठीक है, ये आपका बन गया है प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेटली बेटा ये पोल है। अब अगर आप इस लेंस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप रेज भेजेंगे, ये पहली रे हो गई, क्लियर है, इस तरीके से ये दूसरी रे हो गई है, ठीक है, और ऐसे एक साइड से आपने यहां से रे भेज दी है, ठीक है। आप इतनी रेज आप जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे हैं, दीज ऑल आर इंसिडेंट रेज, दीज ऑल आर इंसिडेंट रे। तो बेटा ये रे जो है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहां से गई, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, ये देखिए आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी रेज जो है ये एक पॉइंट से होके जा रही हैं, जा रही हैं। तो ये जो पॉइंट है जिससे सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे आकर के एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं या एक पॉइंट में मीट करके आगे की ओर निकल रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। सो क्या डेफिनेशन बनेगी, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, the rays coming parallel to the principal axis after the reflection, after the reflection passing through a fixed point, passing through a fixed point, it's called focus, राइट। इस पॉइंट को आप फोकस कहेंगे। और बेटा जो डिस्टेंस बनेगी इसकी पोल से, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बेटा देखना, फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से शो करते हैं बट फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। यस बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से शो करते हैं बट रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे शो करते हैं, आर से। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी नोट कर लीजिए। व्हाट इज एफ, एफ मींस फोकस पॉइंट। What is F? F means focus point. What is capital C? Capital C is called center of curvature. Center of curvature. What is P? P is called pole. Okay, but what is small f? Small f is not any point. Small f is a length that is called focal length. Yes, and small capital R is called radius of curvature. Radius of curvature. ओके, ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सिंबल चलेगा इसका। डन।
ओके, आइए बात करते हैं फोकस की। अभी हमने क्या बताया आपको फोकस की डेफिनेशन, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। प्रिंसिपल एक्सिस पे आके क्या करती हैं, मिलती हैं और अपियर टू मीट। देखो ये अपियर का जो शब्द आएगा ये कॉन्वेक्स के लिए आएगा। अभी मैंने जो आपको केस बताया यहाँ पे क्या बताया मैंने, कॉनकेव। तो कॉनकेव में बेटा जो कुछ होगा वो रियल टाइम होगा। तो रियल के लिए सीधे सीधे आप लिखोगे, जहां पे भी रियल होगा, जहां पे किरणें वास्तव में आकर के मिलेंगी, तो वहां पर क्या कहोगे, मीट। समझ गए। बट यदि आपका जहीं जहां पर भी वर्चुअल का केस बनेगा वहां पर वर्ड मीट नहीं यूज होगा, वहां पे लिखोगे पियर टू मीट। वहां बोलोगे अपियर टू बी मीट। तो अभी हम आपको जैसे कॉन्वेक्स बताते हैं। देखो कॉन्वेक्स के केस में देखो, ये आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ये ठीक है। और इसका ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया कॉन्वेक्स मिरर का। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे रेज है, ये पहली रेज आ गई। यहाँ पर दो रेज ले लेते हैं, एक ये रे है और एक दूसरी ये रे है। इस तरीके से दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल है। दिख रही हैं, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज पोल पी। बेटा अब देखो, अब हमको रिफ्लेक्शन करने के लिए यहां पर, क्योंकि बेटा ये अंदर पॉलिश सरफेस है, मतलब बाहर क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। बाहर क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। समझिएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर का प्लेन होता है, मिरर का जो पॉइंट होता है, उस पर बनता है क्या, नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बन गया नॉर्मल, दिख गया। ये क्या बन गया है, नॉर्मल। ये बहुत क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश है। अब ये नॉर्मल बन गया है, अब ये नॉर्मल है, ये मिरर के अंदर है। तो वैसे एक्चुअली मुझे डॉट डॉट करके बनाना चाहिए, बट पेन में इसमें सुविधा नहीं है, तो इसलिए नहीं बना सकता हूँ। बट ये बिल्कुल बेटा डॉट डॉट करके ये नॉर्मल है, इस तरीके से। बस आप इतना समझने की कोशिश करो। तो ये कैसा नॉर्मल है, वर्चुअल नॉर्मल है, ठीक है ना। चलिए एनीवे, अब देखते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिखाने की कोशिश थी मुझे आपकी, कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देख सको। तो ये आपने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रूल क्या होता है, जो आई उतना कितना, आर। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर अमाउंट पे आपकी एक रे जो है चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, है ना। तो ये देखिए, जितना आई है उतना ही क्या हो जाएगा, आर। और ये रे जो है बाहर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकती है। बोलिए ऐसा नो। अब रियल टाइम में ये अंदर आ नहीं सकती है, बट वर्चुअली मैं इस रे को अंदर की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूं। ये देखिए, अंदर की तरफ एक्सटेंड किया कि नहीं किया। सिमिलरली बेटा यहां पर भी ये जो रे है, ये इधर बाहर की ओर चली जाएगी, ठीक है। बट वर्चुअली मैं पीछे की तरफ इसको जो है एक्सटेंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बोलिए यस कि नो। तो इसको मैंने भी एक्सटेंड किया। तो बताइए दोनों ये मिरर में मीट हो रही हैं कि अपियर टू मीट हो रही हैं। दीज रेज आर अपियर टू बी मीट। ऐसा लग रहा है कि वो यहां से निकल रही हैं, तो इस पॉइंट से ये निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। सो दीज रेज आर अपियर टू बी मीट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो बताइए कॉन्वेक्स के केस में जो आपको फोकस मिलता है वो रियल है कि वर्चुअल है। हाँ, तो यहां पर आपको अपियर टू मीट वर्ड यूज करना पड़ेगा, अपियर टू मीट। एंड बच्चों यहाँ पे जो फोकस है दैट इज वर्चुअल फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल फोकस। क्लियर हो गया। हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप अब आपको समझ में आ गई होगी। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मीट। या तो ये वास्तव में आके मिलती हैं, या अपियर टू मीट, मिलती हुई सी समझ में आती हैं। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड point of focus. Focal length, so simple, the distance between the pole and the focus is called focal length. It is represented by small f. ठीक है बच्चों। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं रिलेशन बता रहा हूँ बच्चों। वो रिलेशन क्या है, वो ये देखिए, रिलेशन ये है कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है
और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी दूरी r है, और ये इसका फोकस मिल चुका है आपको, और सेंटर ऑफ फोकस से इसकी दूरी कितनी है, f है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो हमेशा f होगा वो जस्ट r का हाफ होगा। सो f इक्वल टू r बाई 2। अगर सेंटर 20 सेंटीमीटर पे है, कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे है, तो आपका जो फोकल लेंथ होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। आपके घर में जो चम्मच होता है, नया चम्मच स्पैचुला जो आप खरीद करके लाएंगे, ये नया जो चम्मच होता है बेटा, इसका अंदर वाला जो मिरर होता है, इसका बाहर रिफ्लेक्टिंग हो गया, अंदर वाला जो पार्ट होता है बेटा वो कॉनकेव के जैसे बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर मान लीजिए आप इससे कोई आप, यदि इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ, इस जो सेंटर है वो 100 मीटर का है, कितने मीटर का, 100 मीटर का, तो बेटा जो इसका फोकस होगा वो कितने मीटर का होगा, 50 मीटर का। और आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, कोई मिरर आपको मिल जाता होगा, प्लेन मिरर मिलता होगा, या कॉनकेव को ही लेकर के आप क्या करिए, कॉनकेव मिरर के सामने जो है सन को ऐसे फोकस कर दीजिए। अब सन से लाइटें आएंगी, सन से आने वाली लाइट हमेशा क्या ली जाती है, पैरेलल। क्या ली जाती है, पैरेलल। तो मान लो अगर इसका सेंटर 100 पे है, तो ये जो है ये इन सब को 50 मीटर पे फोकस कर देगा। कितने मीटर पे फोकस कर देगा, 50 मीटर। तो बचपन में आपने मिरर लेकर के खेला होगा, धूप में खड़े होकर के आपने लाइट एक जगह पे फोकस की होगी, तो यहाँ तो ये 50 मीटर पे फोकस करेंगे। आजकल कुछ बच्चे घर स्कूल में घड़ी पहनते हैं, और वो घड़ी से स्पॉट बनाया करते हैं स्कूल की दीवारों में, कई कई बार जब धूप आती है तो वो लोग रिफ्लेक्टर, हाँ, लंच बॉक्स से भी बन जाता है। चलिए, बट बहुत बढ़िया बात है। तो अलग अलग तरीके से बच्चे रिफ्लेक्शन का खेल खेलते हैं, खेलना भी चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गया फोकस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रेज है, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के लॉज। हेडिंग बनाइए कॉपी में, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ रहे हैं। इन लॉ को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं लॉ से पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के हम लॉस पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। याद रखना कि सन जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माना जाता है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से चलने वाली रेस को हमेशा हम पैरेलल लेते हैं। कैसी लेते हैं, पैरेलल जी। ओके, चलिए, सबसे पहला लॉ है, व्हेन द रेस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर रेस जो है, हाँ, रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, जो रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आएंगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे होके जाएंगी, फोकस से। अभी मैंने बताया भी था आपको। ये देखिए, अपने पास में कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे रेज आ रही हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे होके जाएंगी, फोकस से। क्यों होके जाएंगी, देखो बेटा, सवाल करते हैं। सबसे पहले ये रेज यहाँ पे आई, तो हमें जरूरत थी किसकी, नॉर्मल की। नॉर्मल आपको पता हमेशा किससे होके जाता है, सेंटर से। तो सेंटर से होके हमने बनाया नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल डिजाइन किया। अब नॉर्मल से बेटा इस रे का एंगल आई है, तो जितना एंगल आई होगा उतना क्या होगा, एंगल आर। और आर से होकर के एंगल आर पर किससे होके जाएगी, ये फोकस से। तो रूल बना लीजिए कि रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है ना। तो रियल के लिए ये ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। बट यदि वर्चुअल वर्ड आएगा तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे पासेस लिखेंगे या अपीयर टू बी पासेस, बिल्कुल सही। तो अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस व्हेन, जब वर्चुअल की बात होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर है अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में भाई साहब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है, मतलब आपको इमेज जो है इधर रखनी पड़ेगी फ्रंट में। तो ये आपने इमेज रखी, मान लीजिए, तो ये देखिए, ये रे आ रही है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर रे आ रही है, ये रे आ गई है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे होगा बेटा, मिस्टेक हो गई है, और ये क्या होगा, आर। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाइए। तो देखिए, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दीजिए, तो ये बन गया अपना नॉर्मल। क्या बन गया बेटा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से अगर एंगल आई है, तो ठीक उतने ही एंगल पे क्या बनेगा, आर बनेगा। क्या बनेगा,
आर बनेगा, उतने ही आर पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी। अब आपको इसको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करिए। इफ यू एक्सटेंड यू विल हैव दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकस। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? तो व्हेन, जब कॉन्वेक्स के केस में बच्चों यहां पर ऐसा लगेगा कि वो रेज फोकस से निकल रही हैं, ठीक है ना? यस, सेकंड केस हो गया। ओके, नेक्स्ट, अगर इसका उल्टा पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? अगर पैरेलल आई तो किससे होके गई? फोकस से। और अगर फोकस से होके गई तो पैरेलल हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा। तो रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, फोकस से आने वाली रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, सेंटर में लाइए, ये आई बन गया और ये क्या बन गया? आर बन गया, और ये क्या हो गई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Clear not clear? And here it is appear to be parallel to the principal axis or emerges parallel to the principal axis. चलिए देखते हैं। ये रेज देखिए, ये फोकस की तरफ आ रही थी, बट अंदर तो जा पाने की दम नहीं है क्योंकि ये सरफेस लगी हुई है। तो ये बनाया आपने नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगी पैरेलल। बेटा ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम बनाइए, बल्कि ऊपर वाला भी नहीं बनाया है तो दोनों बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बारंबार आपको काम में आएंगे डायग्राम, बहुत बार। इन्हीं से आपका चैप्टर बनेगा। देखिए बच्चों, ये पार्ट मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है ना, कि रेस पासिंग डायरेक्ट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई साहब आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये सीधे क्या होता है? नॉर्मल ही होता है। और 90 डिग्री पे आएगी तो 90 डिग्री पे वापस लौट, मतलब 0 डिग्री पे आएगी रेज। नॉर्मल इसका 90 है, बट जो रेज आएगी वो तो 0 पे कहलाएगी। तो आई इक्वल टू 0 होने पर आर इक्वल टू 0, तो रेज रिट्रेस हो जाएगी। ये वाला डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख करके ये रेज आ रही है तो बिल्कुल वैसे के वैसे वापस चली जाएगी। नोट कर लीजिए। तो दोनों डायग्राम बना लीजिए। ये यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है और आर इक्वल टू भी क्या है? 0। यस, रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ व्हेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना मतलब अलोंग द नॉर्मल। ओके, यस, ये नॉर्मल के कोइंसाइड हो जाती है, कोइंसाइड विद नॉर्मल, कोइंसाइड विद नॉर्मल। बना लीजिए। देखिए, अगला लॉ बताने के पहले मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि ये आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यदि आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्योंकि ये गया है, तो ये भी क्या ट्रीट होगा बेटा? नॉर्मल ही ट्रीट किया जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर कोई रेज इस तरीके से आ रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा या वट एवर अल्फा, जो भी मान लो, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे कहां पे जाएगी? इधर चली जाएगी, बैक साइड चली जाएगी, या इधर सेम एंगल पे इधर चली जाएगी? कैसे जाएगी बताइए? किधर जाएगी? नीचे से, बिल्कुल सही। सो आई इक्वल्स टू आर आप जानते हैं, तो जितना एंगल यहाँ पे है नॉर्मल ही है ये, तो उतना ही सेम एंगल पे क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सेम एंगल थीटा, बिकॉज ये आई है और ये क्या बन जाएगा? आर। तो बना लीजिए डायग्राम। तो देखिए, यस, रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल। तो अगर पोल की तरफ कोई रे आ रही है तो सेम उसी एंगल से आ जाएगी, ठीक है। और इधर पे देखिए, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स का केस है, कॉन्वेक्स में भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये कॉनकेव का केस है और ये वाला कॉन्वेक्स का है। कॉन्वेक्स का केस है। डन, बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यस, पूरे रूल्स बता रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये एक अलग से पेज में बनाइएगा, सबसे ऊपर, और हो सके तो हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाइए, है ना, मतलब लैंडस्केप मोड पे, इस तरीके से। ऐसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मिरर, हाँ, ठीक ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में सबसे पहले ये टेबल टाइप का स्ट्रक्चर, यस, हाँ,
ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे कॉलम आएगा ये आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा हुआ है ये बताना है। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कहां पर रखा हुआ है फर्स्ट ये बताना है। देन इसके बाद में आपको यहां पे बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। यहां पे लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, फिर यहां पे लिखना है आपको इमेज का टाइप, रियल है कि वर्चुअल है। टाइप रियल या वर्चुअल, ठीक है ना। इमेज की पोजीशन हो गई, टाइप हो गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है, अगला है साइज, कि इमेज का साइज क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखना है कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, सीधी बनी है कि उल्टी बनी है। नेचर ऑफ, हाँ टाइप या नेचर ऑफ इमेज भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज, ठीक है। और हर केस का हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा करके बता रहे हैं कैसे बनाना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम फर्स्ट केस आपको बताएंगे। यहाँ पे जो पहला केस आएगा वो बनेगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, पहला केस बनेगा एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो पहले हम कॉनकेव के केस दिखा रहे हैं, फिर हम कॉन्वेक्स के केस बताएंगे। पहला केस है एट इन्फिनिटी, तो देखिए क्या होगा बच्चों एट इन्फिनिटी में। ये देखिए पहली पोजीशन, पहला केस, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं, एंड ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट फोकस, सो देयर इज अ इमेज ऑन फोकस। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, इमेज बनेगी फोकस पे। बताइए रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, रियल, क्योंकि वाकई में रेस जो है रियल आकर के बन रही हैं। और रियल इमेज हमेशा सीधी बनती कि उल्टी बनती है, रियल इमेज सीधी नहीं बनती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो उल्टे को बोलते हैं इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, हाँ। तो जब भी रियल बनेगी तो इमेज इन्वर्टेड होगी, और जब भी वर्चुअल बनेगी तो सीधी होगी, सीधी यानी इरेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये वर्ड याद रख लीजिए, जहां भी रियल आएगा वहां पर इन्वर्टेड ही यूज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा, अगर वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस। तो ये हो गया। हाँ, साइज क्या होगा बेटा, पॉइंट साइज, देख लो पॉइंट साइज बन रहा है, कैसा होगा साइज, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज, या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, बहुत छोटा, तो पॉइंट साइज हो जाएगा। एक मिनट, इसमें टेबल दी गई है क्या, बिल्कुल दी गई है। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन एट द फोकस, साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज लिख लो, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया, तो आपको ये चीज यहां पर बननी है। बताइए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, एंड पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ठीक है ना, फोकस पॉइंट का नाम एफ दे दें। हाँ बताइए कैसा बना है, रियल, कैसा बना है, रियल, साइज क्या है, पॉइंट साइज कह लो या हाईली डिमिनिश्ड कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ द इमेज कहां पे बनेगा बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। चलिए पहला केस हो गया, अब दूसरे केस की तरफ आ रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए ना। इसी को लिखते हैं बच्चों बियॉन्ड सी भी लिखते हैं, इसी को लिखते हैं क्या, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पहले, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए देखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस, ये देखिए बियॉन्ड सी, इसी को बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए बियॉन्ड सी पर क्या है, ये देखो भाई, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पर सी है, बट अब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, मतलब रेस पैरेलल नहीं आ रही है, अब वो रेंज में है मिरर की। तो ये ऑब्जेक्ट है अपना ए, और इसका टेल वाला पॉइंट है बी।
तो सबसे पहली चलने वाली रेस जो होगी दैट इज पासिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पासिंग थ्रू द फोकस, यस और नो? You can consider another ray that is passing through the center of curvature that will retrace the original path and bounce back. Now, अब दोनों रेस जहां पे मिल रही हैं, ये देखो यहां से ये दोनों रेस चल रही थी तो B था, और यहां पर दोनों रेस मिल रही हैं तो ये क्या होगा? B डैश, और ये वाला पॉइंट जो बनेगा वो क्या होगा? A डैश। क्लियर, समझ में आया? सो अब ये बन रही है इमेज, कैसी दिख रही है इमेज? छोटी दिख रही है कि बड़ी दिख रही है? छोटी, तो साइज में क्या होगी? छोटी। चलिए तो अब बताते हैं, बोलो सबसे पहले रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। इन्वर्टेड है कि नहीं है? तो रियल एंड इन्वर्टेड ये तो साथ में ही आना था, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, छोटा, ठीक ना? तो साइज यहां पे आएगा डिमिनिश्ड। पोजीशन बोलो कहां पे बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना? तो दोनों डायग्राम बना लीजिए, देख लेते हैं इसका टेबल कैसा बनेगा। ये देखिए, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ या बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए दोनों डायग्राम बनाइए, शुरू के फर्स्ट के दो केसेस बना लिए हैं। दोनों डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल तो बना लेंगे आप, डायग्राम से ही टेबल बनेगी, ठीक है? बना ली डायग्राम? डायग्राम बनाओ, टेबल तो खुद बना लोगे। चलिए नेक्स्ट केस पे आ जाइए। अगला केस है, अभी आपने दो केसेस कर लिए यहाँ पे, बियॉन्ड सी हो चुका है सेकंड केस, अब थर्ड केस हम आ रहे हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, तो अब कहाँ पे रखेंगे? एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना? तो अगला केस बनेगा एट सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं, तो ये देखिए ये पॉइंट ए है, इसका ये ऊपर वाला टेल वाला पॉइंट बी है, ठीक है? अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो सबसे पहले चलने वाली रेस जो बी से है वो दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट्स पासेस थ्रू द फोकस, ये चली गई। अनदर रे दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों देखिए, एक इधर से आ गई यहाँ और एक पैरेलल हो गई, और दोनों आकर के किस पॉइंट पर मिल रही हैं? देखिए दोनों आ करके किस पॉइंट पर मिल रही हैं? यहाँ पर डायग्राम थोड़ा गलत बना है, क्योंकि इन लोगों ने रेस को यहाँ मिला दिया है, बट हमें रेस को कहाँ पर मिलाना चाहिए है? सी पर एग्जैक्टली मिलाना चाहिए, थोड़ा सा आगे। तो डायग्राम को मैं सही करके देता हूँ आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये आपका मिरर, ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहली रेस, ये मान लीजिए ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। सो जो पहली रे है दैट इज पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो किससे होके जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी, राइट। ये पॉइंट फोकस है, इसको आप लौटा दीजिए, ठीक है? देखिए सेकेंड रे, अब आपको देखो यहाँ पे जो दूसरी रे है, ये जो दूसरी रे है ये इससे होकर के जा रही है, और जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन बेटा, ये इस तरीके से पैरेलल निकल गई। और देखिए ठीक इसके नीचे, ज्योमेट्रिकली अगर आप एकदम सही हैं, बिल्कुल पेन पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम ज्योमेट्रिकली आप बिल्कुल यदि सही हैं, बिल्कुल सही लाइनें खींच रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली आपका डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा बेटा। ये देखिए, तो यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था। अब इसकी जो इमेज बनेगी, ए का इधर पे बनेगा ए डैश, और बी का क्या बनेगा? बी डैश। मेरे कहने का मतलब है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो था वो एट सी था, तो इमेज भी कहां पर बनेगी? एट सी ही बनेगी। नोट कर लीजिए। तो ये वाला डायग्राम बनाइए, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये देखिए, इसका इमेज तो भाई साहब यहाँ पे बन रहा है, गलत है, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे बनना था, है ना? तो आप डायग्राम यहाँ पर ये वाला बनाइए। तो ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज एट सी, बताइए कैसा बन रहा है? रियल की वर्चुअल? रियल। रियल के साथ क्या आएगा? इन्वर्टेड। साइज बताइए? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का बनेगा, ठीक है ना? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बनेगी एग्जैक्टली।
तो आइए टेबल फिल करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, साइज क्या होगा, सेम साइज, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। भर लीजिए टेबल को अपने पास में, है ना, ये जो हमने टेबल आपको बनाया है। तो ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज आल्सो एट सी, क्या होगा यहाँ पे, रियल, साइज कैसा होगा, सेम साइज, और यहाँ पे होगा रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब सी तक आ चुके हैं, थोड़ा और पास में आते हैं। तो कहाँ आना पड़ेगा हमको, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए अभी तक आपकी इमेज छोटी थी, फिर बराबर हो गई, अब आपकी इमेज बड़ी होना शुरू होगी, मतलब आपको इनलार्जमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको इनलार्जमेंट मिलेगा। आइए देखते हैं। यस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखिए। ये रखा आपने ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट रे दैट इज गेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग parallel to the principal axis after the reflection passing through the focus, second ray that is passing through the focus after the reflection parallel to the principal axis, जहां पे दोनों मेरे मिले, मिला दीजिए। आइए देखते हैं। this point is A, this tail is B, and the tails come here, so it will be B dash and this is A dash। बताइए इमेज की पोजीशन कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी। कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी। इमेज का साइज क्या है, इनलार्ज है कि नहीं है, इमेज का साइज क्या है, इनलार्ज। कैसी बन रही है, रियल की रियल की वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो टेबल कंप्लीट करेंगे डायग्राम बना करके इस तरीके से। यस, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज बियॉन्ड सी, साइज इज इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, डायग्राम जरूर बना लें। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इन पर न्यूमेरिकल भी आएंगे और क्वेश्चन भी आएंगे छोटे छोटे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली पोजीशन देखते हैं बच्चों, एट एफ। सी से एफ के बीच में आ चुके हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है बेटा, एट एफ। ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे। बच्चों ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे। तो ये देखिए फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, अगर आपने फोकस को ऑब्जेक्ट पे रखा है, फोकस में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो फोकस से पहली चलने वाली रेस दैट इज पैरेलल, वो फोकस से होकर के चली जाएगी, बिल्कुल। और दूसरी रेज जो कि जा करके नॉर्मली हिट करेगी, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये रेज जो है पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब कहीं पर मिलने वाली नहीं है। इनको अगर आप एक्सटेंड भी कर देंगे तो ये मिलने वाली नहीं है। तो ना तो यहाँ पर इमेज बनेगी और ना तो यहाँ पर इमेज बनेगी। तो हम समझते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, क्योंकि जो चीज कहीं पॉसिबल नहीं है उसको हम इन्फिनिटी नाम दे सकते हैं। सो ये देखिए दोनों रेस पैरेलल हो चुकी हैं, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। और जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो जब ये इन्फिनिटी पर कहीं जाके मिलेंगी तो बहुत बड़ा साइज क्रिएट करेंगी। यस और नो, तो इमेज साइज क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज। चलिए तो डायग्राम में देखते हैं क्या बनेगा टेबल में। फोकस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, साइज क्या है, हाईली इनलार्ज। और रियल टाइम मिलती बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बना लीजिए डायग्राम को, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज रियल रेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला केस जो है ये दाढ़ी बनाने वाला केस है, मतलब फ्रंट मिरर जो होता है जिसमें आप सैलून मिरर जो बोलते हैं, ये यही यही वाला केस है, सैलून मिरर। अब आप, हम लोग तो जो शेविंग करते हैं वो प्लेन मिरर में बना लेते हैं, इसलिए हम लोग को ये मिरर समझ में नहीं आता है। बट यदि आप सैलून में जाएंगे तो इस मिरर का कमाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये सैलून मिरर का केस है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। यस, तो पहली रे जो जा करके इसमें नॉर्मल हिट करेगी, कैसे हिट करेगी, नॉर्मल, नॉर्मल हिट करेगी, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाले नॉर्मल के अलोंग, तो वापस होकर के चली जाएगी। ये देखिए वापस होकर के चली गई। दूसरी रे जो जाकर के पोल में एक एंगल बनाएगी, वो वापस उसी एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बताया था ना मैंने अभी केस। अब चलिए रियल टाइम में ये रेस जो है इधर की ओर क्या हो रही, फैल रही हैं, इधर की ओर क्या हो रही है, फैल रही है। मतलब इनका गैप लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। मतलब यदि इनको हम बढ़ाएंगे आगे जा करके तो ये कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो अब आपको वर्चुअल इमेज मिल रही है। देखो यहाँ पे उसकी टेल ऊपर थी तो ये बी है, नीचे ए है, यहाँ पर बनेगा बी डैश और यहाँ पर बनेगा
ए डैश। बताइए इमेज कैसी बन रही है, रियल की वर्चुअल? हाँ, सीधी मिल रही है कि उल्टी मिल रही है? देखो नीचे ए है, इधर भी ए है, इधर पे बी है, ऊपर इधर भी ऊपर बी है, जबकि अभी उल्टा होता आ रहा था। ए ऊपर था, ए नीचे था, बी ऊपर था, तो बी नीचे हो जाता था और ए ऊपर हो जाता था। तो बताइए अभी इस बार कैसी मिल रही है? सीधी। सीधी मतलब एरेक्ट। साइज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? हाँ, तो साइज में है इनलार्ज्ड। साइज में कैसा है? इनलार्ज। तो यही वो केस है जहां पर आपके चेहरे को कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाता है और आपकी जो इमेज है वो बड़ी बनती है। ये देखिए, ये आपका चेहरा यहाँ पर रहेगा और मिरर के बैक साइड में क्या बनेगी? इमेज, आपकी इनलार्ज इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? तो सैलून मिरर में आपका चेहरा जो होता है काफी बड़ा दिखाई देता है, जिससे कि क्लियर एकदम अच्छे से कटिंग हो सके। चलिए नोट कर लीजिए इसका, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर बहुत क्वेश्चन बने हैं, बना लीजिए। ठीक है, इमेज इसकी ये बन रही है बेटा। हाँ, इमेज कहाँ पे बनेगी? देखिए जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हो दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो इमेज बन, ये क्या था? बिहाइंड द मिरर। क्या बनेगी? बिहाइंड द मिरर। ये मिरर का पीछे का हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड बिहाइंड द मिरर। तो यस, ये देखिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड एफ, इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज क्या होगा? इनलार्ज, और क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नोट कर लें। यस, देखिए बात है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर बेटा, लाइट जितनी भी होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, टॉर्च लाइट होती हैं। देखिए सर्च लाइट में आपने इस तरीके का, आपके घर में जो टॉर्च है वो इस तरीके का बेटा, ये लगा रहता है, बीच में बल्ब रहता है ना। तो ये जो होता है बेटा, ये होता है रिफ्लेक्टर। क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्टर। बेटा बल्ब इसके फोकस में सेट किया जाता है, और जैसे बल्ब से रेज निकलती हैं, ये आपको एक पैरेलल बीम बना के देता है। तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कैसे होता है? एज रिफ्लेक्टर। एज रिफ्लेक्टर। यस, मेरी जो गाड़ी है उसमें भी देखेंगे आप, यही वाला कॉनकेव मिरर लगा है एज अ रिफ्लेक्टर। अगला किसमें होता है बेटा? इन टॉर्च होता है, सर्च लाइट होता है, व्हीकल्स हेडलाइट में भी बेटा रिफ्लेक्टर होता है, एंड शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में मैंने बताया था आपको लास्ट वाला केस, जो शेविंग मिरर होते हैं सैलून में, उनमें भी किसका यूज होता है? इन्हीं रिफ्लेक्टर का यूज होता है। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए अब बात है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बेटा दो ही केस हैं, नंबर वन है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और नंबर टू है इन फ्रंट ऑफ पोल। कहीं भी हो, कहीं भी हो, क्योंकि अंदर तो आप जा नहीं सकते हो, अंदर फोकस है, अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपको कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखना है, बट पोल के सामने रखना है। तो फर्स्ट केस में देखिए, when the object is at infinity, the rays getting parallel, coming parallel to the principal axis। आपको मैंने बताया था कि जो पैरेलल रेज आती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, किससे होती जाती समझ में आती है? फोकस से। दे आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये देखो, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। इस तरीके से ये जो रेज हैं, बताइए क्या हो गई? ये सब की सब फैल गई, और फैलने को बोलते हैं डाइवर्ज। क्या बोलते हैं? डाइवर्ज। दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। नोट कर लें ये, बिकॉज ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। और ये जो कॉनकेव था, ये रेज को एक जगह समेट रहा था, एक जगह पॉइंट पर समेट रहा था, इसलिए इस मिरर का नाम क्या था? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। तो लिखिए, कॉपी में पॉइंट लिखिए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोलो क्या होगा? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कॉनकेव मिरर होगा कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो होगा डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर की नॉट क्लियर? कॉन्वेक्स जो होगा वो होगा डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है? अच्छा, आपके घरों में जो हीटर होगा, ठंड के समय में जो हीटर होगा, आपके घरों में ठंड के समय में हीटर जो लगाते हैं इस तरीके से, तो आपने बताइए उसमें यूज होती हैं, ये एक इस तरीके से प्लेट्स यूज हुआ करती हैं, होती है कि नहीं होती हैं? होती है ना, इस तरीके से प्लेट होती है, और यहाँ पर वो रॉड लगी रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर यूज होता है। क्या यूज होता है मेरा? रिफ्लेक्टर। तो ये जो रेज होती है, हीट होती है, हीट को ये रिफ्लेक्ट करता है, पहले लेता है, बाद में क्या होता है? दिया करता है, हीट को रेडिएट करता है। तो यहाँ पे भी आपके कॉन्वेक्स मिरर का, या एक तरीके से कॉनकेव मिरर का यूज हुआ करता है एज अ रिफ्लेक्टर।
क्लियर हो गया? तो हीटर में भी यूज होता है। नेक्स्ट केस बनाइए, अगला केस बनाइए। लास्ट केस देखिए, कॉन्वेक्स का केस है। बेटा ये कौन सा केस है जिसमें आपकी गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर लगा होता है? रेयर व्यू मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए बेटा, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ये आपकी गाड़ी का मिरर है, और पीछे बेटा ये ट्रक आ रहा है। बोलो क्लियर? तो सबसे पहले जो है, यहां से चलने वाली रेस जो है, यहां से चलने वाली रेस, पैरेलल चलने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद किससे होके जाती हुई समझ में आएगी? फोकस से। तो देखो ये डॉटेड लाइन बना लो इस तरीके से, फोकस से। और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी रियल टाइम, बट उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगा। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश एकदम छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? और कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा? सीधा बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर जो बड़ा सा ट्रक है, वो आपको अपने रियर व्यू मिरर में एकदम छोटा सा दिखाई देगा, है ना? और आप उसको साइड दे पाएंगे। बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये किसका केस है? कॉन्वेक्स मिरर का। बना लीजिए। देखिए एक बार सेकंड वाला केस को फिर से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसलिए। ये आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर की ओर पॉलिश है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर ये जो है, हमने ये पोल ले लिया। अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है, बहुत अच्छे से समझे। ये आपने इसके सामने कहीं पर ऑब्जेक्ट रख रखा है। सो ये जो है पार्ट है ए है, ये पार्ट क्या है? बी है। सबसे पहली लाइन, पहली रे, नॉट लाइन, पहली रे जो है दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी रेज, आपको पता है कि ये अंदर तो जा नहीं सकती है, क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे ये किससे आ रही हो? फोकस से। तो यहां पर हमने ये पॉइंट फोकस कर दिया। ओके, appear to be coming from the focus, रूल मैंने बताया था, appear to be coming from the focus। नाउ सेकेंड बेटा, अगली रेस बनाता हूं मैं। अगली रे बेटा जो यहाँ पे टारगेट करके जाएगी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वे उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए लौट जाएगी। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये देखिए। तो एक रे मैं यहां से ले रहा हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। चलो ठीक है, ये देखिए। तो एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ये जाएगी और उसी पाथ में क्या हो जाएगी? वापस होकर के पीछे की तरफ लौट जाएगी। इसको भी डॉट डॉट कर दूं, क्योंकि अंदर की तरफ बेटा ये रेज रियल टाइम में नहीं जा सकती हैं, इसलिए अंदर की तरफ डॉट डॉट करके ही बनाइएगा। एंड व्हाट दिस पॉइंट इज, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ देखिए, इंसिडेंट रे आई और चली गई। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं बच्चों, यहाँ पे रियल टाइम में तो बाहर चली गई हैं, तो अंदर की ओर ये मिलेंगी। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेज मिल रही हैं। तो ये यहाँ पे दोनों का पॉइंट बी था, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? बी डैश। और नीचे की तरफ क्या बनेगा? ए डैश। तो आप देख सकते हैं आपका ए बी जो था वो लार्ज था, और ए डैश बी डैश स्मॉल है। तो यहाँ पे जो साइज आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा? डिमिनिश्ड। क्या मिलेगा? डिमिनिश्ड, या स्मॉल साइज्ड कहिए, डिमिनिश्ड मत कहिए। क्या बोलिए? स्मॉल साइज्ड। स्मॉल साइज्ड। क्या बन रहा है? वर्चुअल। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा यहाँ जहां ऑब्जेक्ट होता है, ये मिरर का फ्रंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मिरर का फ्रंट। और ये कहलाता है मिरर का बिहाइंड। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। नोट कर लीजिए। तो ये तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने करा दिया। नंबर वन, इन्फिनिटी पर रहेगा ऑब्जेक्ट, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पर बनेगी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देखिए, फोकस पर बनी थी ना, पॉइंट साइज बनी थी, तो हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको। सेकेंड केस आपने देखा, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ पोल, या इन फ्रंट ऑफ मिरर भी कह सकते हो। सो बिटवीन पी एंड एफ, यहाँ जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, मैंने लिखवाया है बिहाइंड द मिरर, तो सही है, मगर एग्जैक्ट लोकेशन उसकी है बिटवीन पी एंड एफ। नोट कर लो, बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर कि नॉट क्लियर?
ये पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है, देखो यहां बन रही है। ओके, देन उसके बाद कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी या स्मॉल साइज, जो मैंने कहा स्मॉल साइज्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहला यूज क्या होता है इसका, एज साइड ग्लास, रेयर व्यू मिरर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंग मिरर, इसी को बोलते हैं विंग मिरर इन व्हीकल्स, एंड एज कॉर्नर मिरर फॉर द रोड सेफ्टी एज वेल एज कॉर्नर ऑफ द लार्ज बिल्डिंग। अगर आप बड़े शहरों में देखे हो तो रोड सेफ्टी के लिए बहुत बड़े बड़े मिरर लगाए जाते हैं, है ना। अपने शहर में लगा है कहीं पर, नहीं लगा, तो बड़े शहरों में ये जरूर लगाए जाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह करने के लिए, जहां पे दिख जाए दूर से। समझ में आ गया क्यों लगाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि बेटा रेयर व्यू मिरर जो होता है, ये जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो व्यू एरिया होता है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बताइए कॉन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज होता है, प्लेन मिरर का क्यों नहीं यूज कर लेते हैं रोड सेफ्टी के लिए। वर्चुअल तो ये भी बनाता है बेटा, हाँ, तो इसका जो व्यूइंग एरिया होता है, सुनो, इसका जो व्यूइंग एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है। क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें जो इसका व्यूइंग एरिया होता है वो बहुत क्या होता है, लार्ज हुआ करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर चम्मच को उल्टे साइड से देखेंगे उसमें, तो आप देखिएगा बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी चम्मच के उल्टे तरफ से, बट यदि आपका चम्मच का अंदर का तरफ करके देखोगे तो आपको बहुत थोड़ी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि चम्मच के अंदर जो होता है वो कॉनकेव बनता है, और कॉनकेव का जो व्यू एरिया होता है वो स्मॉल होता है। कॉनकेव का जो व्यू एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों, स्मॉल। कॉन्वेक्स का जो व्यू एरिया होता है वो बहुत क्या होता है, लार्ज होता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा ना, डन। कल पढ़ेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन।